कभी गैलेक्सीज, कभी मार्स, कभी वीनस, मतलब इतनी जगह हम घूमकर आ चुके हैं। शायद कुछ बचा है अभी भी जहां हमें जाना बाकी है। हाँ, एक प्लैनेट और बचा है। तो एक काम करते हैं, तैयारी कर लेते हैं उस प्लैनेट पर चलने की, क्योंकि सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने में आपने हमारा भरपूर साथ दिया है। तो आज फिर से सोलर सिस्टम के लास्ट प्लैनेट यानी कि 8वें प्लैनेट से मिलने का मौका है। सोलर सिस्टम के 8वें प्लैनेट नेपट्यून यानी वरुण ग्रह के सफर पर मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए। नेपट्यून प्लैनेट, जिसे नेपच्यून भी बोला जाता है, सोलर सिस्टम का 8वां प्लैनेट है और लास्ट प्लैनेट भी यही है, क्योंकि 9th प्लैनेट कहा जाने वाला प्लूटो तो अब इस टीम का मेंबर रहा ही नहीं। हर प्लैनेट की तरह नेपट्यून की भी अपनी अलग ही दुनिया है। ढेर सारे अनोखे फीचर्स है और हैरान कर देने वाला एडवेंचरस सफर है इस प्लैनेट का। इसके पास रिंग्स भी है, बहुत सारे चंद्रमा भी है, डायमंड्स भी है, पर हमारे लिए इसके दिल में शायद जगह नहीं है। ऐसा कहने का रीजन क्या है, ये आगे इस डॉक्यूमेंट्री में आपको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। वैसे सोलर सिस्टम की सबसे तेज हवाएं इसी प्लैनेट पर अपने करतब दिखाती है और हम यूरेनस के इस जिगरी दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, तो ठंड के पक्के इंतजाम करके चलना ही बेहतर होगा, क्योंकि ठंड तो यहाँ भी जमकर पड़ती है। सन से ऑर्डर में नेपट्यून लास्ट नंबर पर आता है, लेकिन इससे नेपट्यून की सोलर सिस्टम में इम्पोर्टेंस कम नहीं हो जाती, बल्कि ये सोलर सिस्टम में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आगे हम ये भी जानने वाले हैं। लेकिन आप जरा ये बताइए कि डॉक्यूमेंट्री के थ्रू सोलर सिस्टम को इतना करीब से जानने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि नेपट्यून क्या है? क्या ये एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है या गैस जाइंट? और गैस जाइंट और आइस जाइंट में से कौन सा टाइटल इसके लिए परफेक्ट है? एग्जैक्टली, आई थिंक आप ठीक सोच रहे हैं। नेपट्यून आउटर 4 प्लैनेट्स यानी गैस जाइंट्स की टीम का मेंबर है और यूरेनस के बाद ये दूसरा आइस जाइंट है। सोलर सिस्टम का 4th लार्जेस्ट प्लैनेट भी तो यही है। तो क्या आप बता सकते हैं कि सोलर सिस्टम के 3 लार्जेस्ट प्लैनेट्स कौन से हैं और उनका ऑर्डर क्या है? अगर आप रियल एक्सप्लोरर होंगे तो जरूर से बता पाएंगे। फिर भी जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, जी हाँ, यानी सोलर सिस्टम के जो गैस जाइंट्स है वही लार्जेस्ट प्लैनेट्स भी है। इसी तरह 3rd हेवीएस्ट प्लैनेट भी नेपट्यून ही है, लेकिन इसमें 1st और 2nd रैंक्स किनकी है? जरा याद कीजिए, जुपिटर और सैटर्न की। अब भले ही नेपट्यून ने यूरेनस को पीछे छोड़कर 3 हेवीएस्ट प्लैनेट्स में अपनी जगह बना ली हो, लेकिन फिर भी साइज में ये इन जाइंट गैस प्लैनेट्स में सबसे छोटा ही है। हाँ, लेकिन गैस जाइंट्स का ये छोटू प्लैनेट इन चारों गैस जाइंट्स में सबसे ज्यादा डेंस भी है, यानी कि गहरा भी है। नेपट्यून का एक नेबर प्लैनेट तो यूरेनस है, ये तो आपको अच्छी तरह पता ही होगा, लेकिन इसका दूसरा नेबर कौन है? काइपर बेल्ट। हाँ, सोलर सिस्टम के 8वें प्लैनेट के बाद काइपर बेल्ट ही आती है, जिसमें हमारा बिछड़ा हुआ प्लूटो भी रहता है। तो नेपट्यून के 2 नेबर्स हुए, यूरेनस और काइपर बेल्ट। अब नेबर प्लैनेट्स पर तो एक दूसरे का असर आ ही जाता है, तभी तो यूरेनस और नेपट्यून काफी सिमिलर है। इनका साइज लगभग एक जैसा ही है, दोनों ब्लू कलर के हैं, दोनों के सरफेस टेम्परेचर में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तभी तो कई बार इन्हें सिस्टर प्लैनेट्स और प्लैनेटरी ट्विन्स भी कहा जाता है, बिल्कुल जैसे अर्थ और वीनस ट्विन्स प्लैनेट्स कहलाते हैं। और आपको पता है इन दोनों के ही पास सॉलिड कोर भी है, जो अर्थ की साइज से थोड़ा ज्यादा है। मतलब हमारी अर्थ की साइज से भी बड़ा तो इनका केवल कोर है। ये कितने बड़े हैं ना। लेकिन ये तो देखिए, सन से नेपट्यून कितना दूर है, लगभग 4.5 बिलियन किलोमीटर। तभी तो इस तक पहुंचने में सनलाइट को 4 घंटे लग जाते हैं। इसी वजह से अर्थ के कंपैरिजन में नेपट्यून पर सन 900 गुना डिम है। इसका मतलब वहां तो ना के बराबर लाइट ही होती होगी। हाउ लकी वी आर, है ना, कि हमारे पास ढेर सारी सनलाइट है। कई बार मन में ये विचार आता है कि नेपट्यून लास्ट प्लैनेट है तो शायद इसकी फॉर्मेशन बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में देर से हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी फॉर्मेशन भी तभी हुई थी जब बाकी सोलर सिस्टम बना, यानी आज से लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले। ऐसा माना जाता है कि नेपट्यून की फॉर्मेशन के टाइम तो ये सन के क्लोज ही था, लेकिन फिर धीरे धीरे इसने सन से दूरी बना ली और फिर सोलर सिस्टम के लास्ट में जाकर बस गया। अजीब लगता है ना कि इतने अरबों साल पहले यूनिवर्स में आने के बाद भी हमसे मिलने में इसने बहुत देर लगा दी। चलो कोई बात नहीं,
अब मिल गए हैं तो इस प्लैनेट को करीब से जान लेते हैं। इसकी रेडियस 24,622 किलोमीटर है और अर्थ से ये 4 गुना तक चौड़ा है। अगर अर्थ 1 रुपए का कॉइन है तो नेपट्यून बेसबॉल की साइज का है, मतलब काफी बड़ा है। नेपट्यून के पास इंटरनली जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड है जो इस प्लैनेट के रोटेशन एक्सिस से 47 डिग्री तक झुका हुआ है। ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से 27 टाइम्स तक मोर पावरफुल है। नेपट्यून का वॉल्यूम अर्थ के वॉल्यूम का 57.7 गुना है, यानी इसमें आसानी से 57 यानी कि 57 अर्थ फिट हो सकती है और उसके बाद भी ना थोड़ी जगह बच ही जाएगी। लेकिन फिर भी इसकी सरफेस ग्रेविटी अर्थ सरफेस ग्रेविटी से ज्यादा डिफरेंट नहीं है, क्योंकि ये आइस जाइंट अर्थ की तरह सॉलिड नहीं है। इसलिए इसकी सरफेस ग्रेविटी अर्थ सरफेस ग्रेविटी से 1.14 गुना ज्यादा ही है। यानी अगर पृथ्वी पर आपका वजन 100 पाउंड्स है तो नेपट्यून पर 114 पाउंड्स होगा। अभी इस प्लैनेट के बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं जान पाए हैं। इस प्लैनेट की मिस्ट्रीज अभी भी पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि अर्थ से लगभग 4.3 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर सुस्ताते हुए इस ठंडे ब्लू प्लैनेट तक पहुंचना आसान तो नहीं है। इसलिए अभी तक केवल एक स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 2 ही इस प्लैनेट तक पहुंच पाया है और उसी की बदौलत हमें नेपट्यून के बारे में ये सब कुछ पता चल पाया है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जब हम इस प्लैनेट को अच्छी तरह एक्सप्लोर कर लेंगे तब अर्थ से नेपट्यून तक का सफर तय करने के लिए हमें कितने दिन की छुट्टी लेनी होगी स्कूल, कॉलेज या ऑफिस से, तो ये तो उस रास्ते पर डिपेंड करेगा जिसे हम चूज करेंगे इस सफर के लिए, क्योंकि उस टाइम नेपट्यून और अर्थ अपने अपने ऑर्बिट्स में किस जगह पर होंगे ये टाइम तो उसी से डिसाइड होगा। एग्जाम्पल के लिए वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया था और ये नेपट्यून पर पहुंचा था 25 अगस्त 1989 को, 1989 को, यानी 12 साल में। मतलब ये काफी लंबा टाइम हो गया। इतने टाइम में तो स्कूल, कॉलेज और ऑफिस से पूरी ही छुट्टी हो जाएगी। खैर, दूरी की बात से याद आया कि ये एक ऐसा अकेला प्लैनेट ही तो है जिसे हम अर्थ से नेकेड आई से नहीं देख सकते और बिना टेलीस्कोप के तो ये एक तारे जैसा ही दिखाई देता है। लेकिन फिर इसे डिस्कवर कैसे किया गया होगा? गणित के थ्रू, यानी कि मैथ के थ्रू। जी हाँ, साल 1781 में यानी कि 1781 में यूरेनस तो प्लैनेट्स की टीम में शामिल हो गया। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स ने ऑब्जर्व किया कि किसी और प्लैनेट की ग्रेविटी इस प्लैनेट को खींच रही है जो इसके ऑर्बिट को अफेक्ट कर रही है, और वो सही थे। यूरेनस को अफेक्ट करने वाला था सोलर सिस्टम का 8th प्लैनेट नेपट्यून, जिसे पहली बार साल 1846 में टेलीस्कोप के थ्रू कंफर्म किया गया कि हाँ, ये है सोलर सिस्टम का 8वां प्लैनेट। तो चलिए, यूरेनस भी अकेला नहीं रहा। कितना कमाल है ना कि मैथमेटिक्स की मदद से डिस्कवर हुआ ये प्लैनेट, और इसका क्रेडिट जाता है अरेबियन ले वेरियर और जॉन गैली की प्रिडिक्शन को। वैसे आपने गौर किया कि इस प्लैनेट का नाम भी कितना यूनिक सा है, नेपट्यून। लेकिन ये नाम इसे मिला कैसे? इसका किस्सा बिना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पहले ये नाम सोलर सिस्टम के 7th डिस्कवर्ड प्लैनेट को दिया गया था, यानी यूरेनस को। लेकिन ये नाम इस प्लैनेट के लिए फाइनल नहीं हुआ और फिर ये इसके जोड़ीदार प्लैनेट यानी सेकंड आइस जाइंट के लिए परफेक्ट रहा और इस तरीके से नेपट्यून को अपना नाम मिल गया। इस खूबसूरत नीले ग्रह को अपना नाम रोमन गॉड ऑफ सी के नाम पर दिया गया है। चलो, ये तो ठीक है कि इसके ब्लू कलर ने इसे सी गॉड के नाम पर नाम दिलाने में कंट्रीब्यूट किया, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि नेपट्यून ब्लू क्यों है? तो इस सवाल का जवाब कुछ ऐसा है कि नेपट्यून के एटमॉस्फेयर में ज्यादा मात्रा तो हाइड्रोजन और हीलियम की है, लेकिन थोड़ी सी मात्रा मीथेन गैस की भी है। इसी मीथेन की वजह से ही तो इसका दोस्त प्लैनेट यूरेनस भी ब्लू कलर का है। लेकिन क्योंकि नेपट्यून में मीथेन की मात्रा उससे थोड़ी ज्यादा है, इसलिए इस प्लैनेट का कलर ब्राइटर ब्लू है। ये मीथेन सन से आने वाली रेड लाइट को अब्सॉर्ब करके ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और इसी वजह से नेपट्यून इतने ब्यूटीफुल ब्लू कलर का दिखाई देता है। वैसे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कोई और रीजन भी हो सकता है जो नेपट्यून के इस ब्राइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और उसके बारे में पता लगाना अभी बाकी ही है। अब नेपट्यून के लुक्स की इतनी बात हो चुकी है तो इस पर जाने का मन तो करता ही है, लेकिन क्या करें, इसका मन ही नहीं करता हमें बुलाने का। तभी तो इस आइसी वर्ल्ड में कोई ट्रू सरफेस ही नहीं है, और फिर इसका वेदर
सोलर सिस्टम का सबसे स्ट्रेंज और सबसे वाइल्ड वेदर है। यहाँ पर भयंकर तूफान उठते हैं, वो भी एक्सट्रीमली हाई विंड्स के साथ, क्योंकि सोलर सिस्टम का सबसे विंडेस्ट प्लैनेट यही है। नेपट्यून की विंड्स जुपिटर की विंड से 3 गुना तक स्ट्रॉन्ग है और अर्थ की विंड से 9 गुना तक। 2000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की स्पीड से चलने वाली ये हवाएं कितना बड़ा बवंडर पैदा करती होंगी, हम सोच भी नहीं सकते। इन तूफानी हवाओं को ग्रेट डार्क स्पॉट में देखा जा सकता है। ग्रेट डार्क स्पॉट का नाम सुनकर जरूर से आपको ग्रेट रेड स्पॉट याद आया होगा, लेकिन वो तो जुपिटर का तूफान है जो एक ही जगह पर सदियों से बना हुआ है। लेकिन ये ग्रेट डार्क स्पॉट जो नेपट्यून पर देखा गया है वो तो बनता और गायब होता रहता है और दूसरी जगह पर फिर से बनता और गायब होता रहता है। ये कितना बड़ा है? इस तूफान में अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी आसानी से समा सकती है। यानी ये तूफान अर्थ की साइज का तो है ही। यहाँ इसके अलावा और भी बहुत से डार्क स्पॉट बनते रहते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर आप जानते हैं कि नेपट्यून का एवरेज टेम्परेचर कितना है? -214 डिग्री सेल्सियस। और ये कितना ज्यादा ठंडा होगा इसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन इस बात का अंदाजा तो हम लगा ही सकते हैं कि यह आइसी प्लैनेट सन से सबसे दूर स्थित है, इसलिए सोलर सिस्टम का कोल्डेस्ट प्लैनेट यही होगा। लेकिन हमारा ये अंदाजा गलत ही होगा, क्योंकि नेपट्यून जो है वो सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट नहीं है बल्कि यूरेनस है। बड़ा अजीब लग रहा होगा ना कि ऐसा कैसे? लेकिन स्ट्रेंज लगने से ज्यादा यहाँ पर ये जानना जरूरी लग रहा है कि क्या आप नेपट्यून की तकलीफ को समझ पा रहे हैं? वही तकलीफ जो कोल्डेस्ट प्लैनेट अवार्ड अनाउंस होते टाइम उसे हुई होगी। वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि उसका नाम अनाउंस किया जाएगा, लेकिन ये क्या, कोल्डेस्ट प्लैनेट का अवार्ड तो यूरेनस को दे दिया गया। लेकिन ऐसा क्यों? क्या इसका जवाब है हमारे पास? क्योंकि सबसे दूर वाला प्लैनेट जिसे सन से ना के बराबर हीट मिलती है और जो बहुत ही ठंडा प्लैनेट भी है, उसे ये अवार्ड नहीं मिलकर उसके नेबर को ये अवार्ड मिल गया। कितना शॉकिंग है ना? आइए इसका रीजन ढूंढते हैं। नेपट्यून के लोएस्ट टेम्परेचर के कंपैरिजन में यूरेनस का रिकॉर्डेड लोएस्ट टेम्परेचर बाजी मार ले गया, क्योंकि ये -224 डिग्री सेल्सियस रहा और नेपट्यून का एवरेज टेम्परेचर रहता है -214 डिग्री सेल्सियस। इसलिए नेपट्यून सेकंड रैंक पर लुढ़क गया। और ऐसा होने का रीजन वही मीथेन गैस, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है और हीट को अच्छे से ट्रैप कर लेती है। लेकिन मीथेन तो दोनों ही प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में है, तभी तो इनका कलर नीला है। तो फिर आखिर ऐसा क्यों? तो ये डिफरेंस तो हम पहले ही जान चुके हैं कि नेपट्यून में मीथेन की मात्रा यूरेनस से थोड़ी ज्यादा है, इसलिए इसके एटमॉस्फेयर में हीट ज्यादा ट्रैप हो जाती है, जिससे ये यूरेनस के कंपैरिजन में ज्यादा गर्म रहता है। और यूरेनस में मीथेन थोड़ी कम है, यानी कि हीट भी थोड़ी कम है, इसलिए ये कोल्डेस्ट हो गया, यानी कि सबसे ठंडा। वैसे यूरेनस को ये अवार्ड मिलने का रीजन इसके एक एक्सीडेंट से भी जुड़ा है, क्योंकि बिलियंस ईयर्स पहले एक अर्थ की साइज का ऑब्जेक्ट इससे आकर टकरा गया था, जिससे ये अपने एक्सिस पर बहुत ज्यादा टिल्ट भी हो गया और इसके अंदर की काफी हीट स्पेस में रिलीज हो गई, जिससे ये नेपट्यून से भी ज्यादा ठंडा हो गया और इसी वजह से कोल्डेस्ट टेम्परेचर का अवार्ड जीत गया। आई थिंक इस बात को शायद नेपट्यून ने समझ लिया होगा और अपने इस डियर नेबर दोस्त से नाराज होने की बजाय उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी किया होगा शायद। लेकिन एक बात तो क्लियर समझ में आ गई कि एक्सपेक्टेशन रखना बेकार है, यानी कि उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अब इस ठंडे आइस जाइंट पर तो ब्लू है पानी पानी, मेरा मतलब आइस आइस, यानी यहाँ रहना तो मुश्किल ही है। लेकिन पता तो चले कि यहाँ पर एक दिन होता कैसा है और एक साल वो कितने दिनों का होता है। तो देखिए, अर्थ पर हमें एक दिन में 24 घंटे कम लगते हैं अपने सारे काम निपटाने के लिए। ऐसा लगता है कि भगवान हमें बस 1-2 घंटे और दे दे। तो नेपट्यून का तो एक दिन लगभग 16 घंटों में ही पूरा हो जाता है। अब बताइए कितना कम टाइम है ये सुनकर के तो यही लग रहा है कि अपने पास जितना हो उसी में खुश रहना चाहिए, यानी कि 24 घंटे हमारे लिए काफी है, हम अपने सारे काम खत्म कर लेंगे। अब इन 16 घंटों के एक दिन का मतलब ये हुआ कि नेपट्यून अपने एक्सिस पर एक बार स्पिन होने में इतना टाइम लेता है, और क्योंकि नेपट्यून अर्थ से फास्ट रोटेट करता है, इसीलिए इसका एक दिन एक अर्थ डे से छोटा होता है।
अब 16 घंटों के दिन वाले नेपट्टून का एक साल कितने टाइम का होता होगा, ये जानना भी जरूरी है। तो देखिए, नेपट्टून का एक साल यानी एक नेपट्टूनियन ईयर लगभग 165 अर्थ ईयर्स का होता है, क्योंकि नेपट्टून को सन का एक चक्कर पूरा करने में इतना ज्यादा टाइम ही लगा करता है, यानी 60,190 अर्थ डेज। ये तो बहुत ही ज्यादा है। अब बताइए, आपको क्या लगता है, नेपट्टून की डिस्कवरी से लेकर अभी तक में नेपट्टून ने कितने साल पूरे कर लिए होंगे? क्योंकि नेपट्टून डिस्कवर हुआ साल 1846 में और तब से साल 2011 तक में नेपट्टून का एक साल पूरा हुआ। हाँ, सिर्फ एक साल, क्योंकि इसका एक साल भी तो 165 अर्थ ईयर्स जितना ही है। यानी अभी तक हमने केवल नेपट्टून के एक साल को ही देखा है। थोड़ा अजीब है ना, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। ये सब जानकर ऐसा लगता है कि ये कैसी दुनिया है, बिल्कुल अलग सी, बिल्कुल अनोखी सी, हमारी सोच से एकदम परे। अब यूनिवर्स की दुनिया तो ऐसी ही होगी ना। अब हमारे बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। 165 अर्थ ईयर्स में तो शायद ही कोई अपना बर्थडे मना पाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर सीजन्स की बात करें तो शायद यहाँ पर कुछ टाइम गुजारा जा सकता है। तो क्या यहाँ पर सीजन्स भी होते हैं? जी हाँ। इतना सारा हैरान होने के बाद अब आप ये जानकर के खुश हो सकते हैं कि नेपट्टून पर सीजन्स होते हैं, लेकिन क्योंकि इसका एक साल ही इतना लंबा होता है, इसलिए यहाँ पर रहने वाले 4 सीजन्स में से हर एक 40 साल से भी ज्यादा टाइम तक रहता है। जरा सोचकर देखिए, अप्रोक्स 40 साल तक सेम सीजन, यानी 40 साल गर्मी, 40 साल सर्दी। ओहो, काफी लंबा टाइम। लेकिन यहाँ पर सीजन्स बने कैसे? क्या यहाँ भी अर्थ की तरह 4 सीजन्स है? क्या है इसके पीछे का रीजन? आइए जानते हैं। नेपट्टून का एक्सिस रोटेशन 28 डिग्री टिल्ट है, जो मार्स और अर्थ के एक्सियल टिल्ट के काफी सिमिलर है। बस इसीलिए इनके सीजन्स में भी काफी समानताएं हैं। लेकिन इस सिमिलैरिटी का क्या फायदा जब सीजन्स की ड्यूरेशन ही इतनी अजीब है, 40 साल। चलो कोई बात नहीं, अब ये भी जान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन कैसी है। क्या इस प्लैनेट के अंदर जाने पर भी टेम्परेचर कम ही रहता है या बाकी प्लैनेट्स की तरह इंक्रीज होता जाता है? तो ये सवाल बहुत ही अच्छा है और इसका जवाब है कि टेम्परेचर बढ़ता जाता है। यानी जैसे जैसे गैस की लेयर्स के अंदर हम जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसका रीजन अभी तक तो पता नहीं चला है, लेकिन लगता है कि इसका रीजन शायद नेपट्टून की स्ट्रॉन्ग इंटरनल एनर्जी है। इसी तरह प्रेशर भी अंदर जाते जाते लगातार इंक्रीज होता रहता है। तो इसी हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ही तो मीथेन गैस डायमंड में कन्वर्ट हो जाती है और फिर ये डायमंड ऐसे बरसते हैं जैसे ओले गिर रहे हैं। इसलिए इस बारिश में आप झूम कर नाचने का बिल्कुल नहीं सोच सकते, बल्कि आपको इससे बचकर के कहीं छुपने की जगह ढूंढनी होगी। अब ये जगह मिलेगी या नहीं, ये कहना भी मुश्किल है। डायमंड्स तक पहुंचे हैं तो हम इसके कोर को भी करीब से देख ही लेते हैं। आपको पता है, नेपट्टून का स्ट्रक्चर अंदर से यूरेनस के इनर स्ट्रक्चर जैसा ही है और इसका कोर अर्थ मास का लगभग 1.5 गुना है। ये कोर एक मॉल्टेन रॉक और मेटल से बना है, जिसके चारों तरफ रॉक, वाटर, अमोनिया और मीथेन का मिक्सचर है। ये कोर ही नेपट्टून का सॉलिड पार्ट है। यहाँ का हैवी प्रेशर आइसी पार्ट को सॉलिड बनाए रखता है, भले ही कोर के नजदीक टेम्परेचर काफी हाई है। यहाँ पर प्रेशर 7 मिलीबार मिलेगा और टेम्परेचर होगा लगभग 5126 डिग्री सेल्सियस। हाँ, आपने सही सुना, ये इतना ही गर्म है। और हाँ, यहाँ पर एक ओशन होने की पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन कोई ठंडा ठंडा कूल ओशन नहीं, बल्कि सुपर हॉट वाटर ओशन। अब नेपट्टून कोर की प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशंस और इसके सुपर हॉट ओशन के थॉट्स आपको सफोकेट फील कराने लगे, उससे पहले ही बात को चेंज कर लेते हैं। तो चलिए जरा बताइए कि नेपट्टून का एक नेबर तो यूरेनस है और दूसरा नेबर कौन है? जरा जल्दी याद कीजिए, क्योंकि इसका नाम तो हम पहले ही जान चुके हैं। एग्जैक्टली, काइपर बेल्ट। लेकिन ये काइपर बेल्ट है क्या, और नेपट्टून और इस बेल्ट के बीच में कैसा रिलेशन है? क्या ये एक दूसरे को किसी तरीके से अफेक्ट करते हैं या अपने ही हाल में मस्त रहते हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये एग्जैक्टली काइपर बेल्ट है क्या। काइपर बेल्ट यूं तो एस्टेरॉइड बेल्ट के सिमिलर ही है, वही बेल्ट जो मार्स और जुपिटर के बीच में मौजूद है, लेकिन उस एस्टेरॉइड बेल्ट से कहीं ज्यादा बड़ी है और इसमें बहुत से ड्वार्फ प्लैनेट्स मौजूद हैं।
हमारे प्लूटो ने भी तो इसी बेल्ट को अपना घर बना लिया है। प्लूटो के अलावा एरिस, मेघमैके और हामिया ड्वार्फ प्लैनेट्स भी तो इसमें हैं और बहुत सारे कॉमेट्स यानी कि धूमकेतु भी। तो ये बेल्ट सोलर सिस्टम के लार्जेस्ट स्ट्रक्चर्स में से एक है। और जुपिटर, जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, उसकी ग्रेविटी ना केवल उसके पास मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट को डोमिनेट करती है, बल्कि काइपर बेल्ट के कई रीजन्स भी उसकी ग्रेविटी से डिस्टेबलाइज्ड हैं, जिससे इस बेल्ट के स्ट्रक्चर में गैप्स आ गए हैं। जुपिटर के अलावा नेपट्यून भी काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स को अफेक्ट करता है। इस बेल्ट के सारे ऑब्जेक्ट्स स्मॉल हैं और शायद ये सब मिलकर के एक प्लैनेट बना सकते थे, लेकिन नेपट्यून की ग्रेविटी इस बेल्ट को इस तरीके से अफेक्ट करती है कि ये स्मॉल आइसी ऑब्जेक्ट्स मिलकर के एक लार्ज प्लैनेट बना ही नहीं पाए और ऐसे ही स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की तरह काइपर बेल्ट का एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह गए। अब ये तो हम जानते हैं कि नेपट्यून सन से बहुत ज्यादा दूर है और प्लूटो उससे भी ज्यादा दूरी पर है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो नेपट्यून के कंपैरिजन में सन के नजदीक होता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसके पीछे प्लूटो के हाईली एक्सेंट्रिक ओवल शेप्ड ऑर्बिट का हाथ है, जो 248 अर्थ ईयर्स में 20 साल की ड्यूरेशन के लिए इसे नेपट्यून के ऑर्बिट में ले आता है। इस दौरान प्लूटो सन के ज्यादा नजदीक आ जाता है। लेकिन इस सिचुएशन में तो प्लूटो और नेपट्यून टकरा सकते हैं ना? बिल्कुल टकरा तो सकते हैं, लेकिन ये सोलर सिस्टम है जहां सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से चलता है, इसलिए इतने पास पास होकर भी नेपट्यून और प्लूटो कभी आपस में टकराते नहीं हैं, क्योंकि नेपट्यून जितने टाइम में सन के 3 चक्कर पूरे करता है, उतने टाइम में प्लूटो के 2 चक्कर ही पूरे होते हैं। ये पैटर्न रिपीट होता रहता है और ये दोनों प्लैनेट्स आपस में टकराने से बच जाते हैं और शायद रास्ते में एक दूसरे को हेलो हाय करते हुए निकलते होंगे। सोच कर देखिएगा। लेकिन इस यूनिक इंसिडेंट को कहते क्या है? 3:2 रेजोनेंस या 3:2 रेजोनेंस। हाँ, जिसमें नेपट्यून के 3 सर्कल्स पर प्लूटो के 2 सर्कल्स अराउंड द सन। काइपर बेल्ट में ये रेजोनेंस बहुत कॉमन है, यानी 200 से भी ज्यादा नॉन ऑब्जेक्ट्स ये रेजोनेंस शो करते हैं, इसलिए इन ऑब्जेक्ट्स को टूटिनोस कहा जाता है। आपको बता दें कि प्लूटो का सन के चारों तरफ एक चक्कर यानी 1 साल का टाइम 248 अर्थ ईयर्स होता है। ये सुनकर तो लगता है चक्कर ही आने लगते हैं। इतना छोटा प्लूटो और साल इतना बड़ा। चलिए अब इस उलझन से निकलकर हम रिंग्स के बारे में सोचते हैं। डायमंड रिंग नहीं, अभी तो डायमंड से बचकर भागने की बात हुई थी और आप फिर से डायमंड रिंग के बारे में सोच रहे हैं। मैं तो नेपट्यून की रिंग्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि बाकी 3 गैस जाइंट्स की ही तरह नेपट्यून के पास भी तो रिंग्स है। हाँ, लेकिन सैटर्न जैसी रिंग्स तो किसी के भी पास नहीं है। नेपट्यून के पास कितनी और कैसी रिंग्स है ये जानना भी तो जरूरी है। आइए इसे काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5, यानी नेपट्यून के पास कम से कम 5 रिंग सिस्टम्स तो हैं ही। ये रिंग्स बहुत ही हल्की है और डार्क कलर की है। अब क्योंकि नेपट्यून की रिंग्स डार्क और हल्की है, इसलिए इन्हें 1980 से पहले डिस्कवर नहीं किया जा सका था। यानी ये तो हमारे लिए काफी नई है और हम भी इनके लिए नए हैं। इन्हें नाम दिया गया है नेपट्यून की डिस्कवरी और रिसर्च करने वाले एस्ट्रोनॉमर्स और रिसर्चर्स के नाम पर। इसलिए इन रिंग्स के नाम है इनर मोस्ट रिंग का गैली रिंग, उसके बाद सेकंड रिंग है लेवेरियर, थर्ड रिंग है लेसिल रिंग, फोर्थ है एरेगो रिंग और लास्ट यानी आउटर मोस्ट रिंग है एडम्स रिंग। इनमें से 3 मेन रिंग्स है। ये रिंग्स काफी यंग मानी जाती है, यानी बहुत पहले से ये रिंग्स नेपट्यून के साथ नहीं होंगी और सुना है कि ये आगे भी बहुत लंबे टाइम तक नेपट्यून के साथ नहीं रहने वाली। यानी हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में हमें नेपट्यून विदाउट रिंग्स के नजर आए या फिर इसके पास नई रिंग्स भी आ जाए। यानी इनका साथ परमानेंट नहीं है। लेकिन ये रिंग्स किससे बनी है? स्मॉल रॉक्स और डस्ट से। इतना ही नहीं, बल्कि ये रिंग्स इक्वल थिकनेस लिए हुए नहीं है और रिंग्स के जो एरियाज ज्यादा थिक है उन्हें रिंग आर्क्स कहा जाता है। कुछ तो इनमें से ट्विस्टेड भी है। और आगे चलते हैं, क्योंकि रिंग्स के बारे में भी हमने बात कर ली, लेकिन अब सोच रहे हैं कि नेपट्यून के पास बातें करने के लिए कौन कौन है। यूरेनस, कभी कभी प्लूटो और इसके मून्स यानी कि चंद्रमा। जी हाँ, नेपट्यून के पास मून्स भी है, वो भी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 14 मून्स, 14 मून्स। वाओ! तो जरा देखिए नेपट्यून्स के इन मून्स को भी। इन 14 मून्स में से कई मून्स रेगुलर है तो कई इररेगुलर और कुछ अनयूजुअल इररेगुलर मून्स भी है।
इन रेगुलर मून्स के नाम है नाया थलासा डेस्पिना, गैलाटिया लारिसा, हिप्पोकैम्प और प्रोटियस। इन रेगुलर मून्स का एवरेज टेम्परेचर -221 से -224 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। बाकी मून्स इर्रेगुलर मून्स है जिनमें ट्राइटन, नेरिड, हलीमेडे साओ, लाउमेडिया समांथे और नेसो इंक्लूड हैं। इन इर्रेगुलर मून्स का एवरेज टेम्परेचर -222 डिग्री सेल्सियस से -233 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इन इर्रेगुलर मून्स में से नेरिड और ट्राइटन अनयूजुअल इर्रेगुलर मून्स माने जाते हैं और ये सोलर सिस्टम के लार्जेस्ट इर्रेगुलर मून्स में शामिल हैं। हो सकता है कि इनके अलावा भी नेपट्यून के पास कई और चंद्रमा भी हो जिन्हें हम शायद फ्यूचर में डिस्कवर कर पाएं। लेकिन अब लार्जेस्ट की बात आई है तो ये पता चले कि नेपट्यून का लार्जेस्ट मून कौन सा है। तो नेपट्यून का लार्जेस्ट मून है ट्राइटन, जिसे नेपट्यून की डिस्कवरी के केवल 17 दिन बाद ही डिस्कवर कर लिया गया। सोलर सिस्टम का 7th लार्जेस्ट मून है ये। अब अगर आप ट्राइटन को टाइटन समझकर कंफ्यूज हो रहे हैं तो मत होइए, क्योंकि टाइटन तो सैटर्न का मून है ना, जो सोलर सिस्टम का 2nd लार्जेस्ट मून है, जबकि ट्राइटन नेपट्यून का लार्जेस्ट मून है और सोलर सिस्टम का 7th लार्जेस्ट मून है। आई थिंक ये कंफ्यूजन क्लियर है। तो चलिए अब आगे जानते हैं ट्राइटन के बारे में। ये अर्थ मून से बस थोड़ा सा ही छोटा है और इस पर एक्टिव वॉल्केनोज है। ये सोलर सिस्टम का ऐसा अकेला लार्ज मून है जो अपने प्लैनेट के रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है, यानी नेपट्यून तो रोटेट करता है काउंटर क्लॉकवाइज और ट्राइटन इसके चारों तरफ क्लॉकवाइज रोटेट करता है। अब ट्राइटन के इस यूनिक फीचर को देखकर तो यही लगता है कि शायद कभी ट्राइटन भी एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट रहा होगा, शायद एक ड्वार्फ प्लैनेट, जिसे मिलियंस ईयर्स पहले नेपट्यून ने अपनी ग्रेविटी से कैप्चर कर लिया और अपना मून बना लिया। नेपट्यून की ही तरह ट्राइटन भी एक्सट्रीमली कोल्ड है और इसका सरफेस टेम्परेचर अराउंड -235 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके बावजूद वॉयेजर 2 ने यहाँ ऐसे गीजर डिस्कवर किए जो 8 किलोमीटर से ज्यादा हाइट तक आइसी मटेरियल उगलते हैं। इसका थिन एटमॉस्फेयर मेनली नाइट्रोजन से बना है और इसमें स्मॉल अमाउंट में मीथेन भी है। यहाँ लिक्विड वाटर का एक ओशन भी हो सकता है जो लाइफ की पॉसिबिलिटीज को शो कर सकता है। ट्राइटन ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो से बड़ा है। मैं सोच रही हूँ कि इसे देखकर प्लूटो को कैसा लगता होगा। शायद प्लूटो ट्राइटन की तकलीफ समझ पाता होगा, क्योंकि प्लूटो भी एक ड्वार्फ प्लैनेट बन गया और ट्राइटन भी तो पहले कभी ड्वार्फ प्लैनेट ही रहा होगा। तभी तो प्लूटो और ट्राइटन एक आइडेंटिटिकल कंपोजिशन शेयर करते हैं, जिससे ये अंदाजा होता है कि इन दोनों का कॉमन ओरिजिन रहा होगा। अच्छा होगा अगर ये दोनों एक दूसरे को समझ पाते हो, क्योंकि हम ह्यूमंस तो सेम होकर भी एक दूसरे को समझना जैसे भूल ही गए हैं। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। लेकिन किस तरफ, अब कहाँ जाए? नेपट्यून की रिंग्स, मून्स सब तो हमने जान लिया, तो फिर अब कहाँ आगे बढ़े? क्या नेपट्यून के अंदर चले? ना, इतना कुछ जान लेने के बाद नेपट्यून के अंदर कूदने की हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही। लेकिन फिर भी अगर आप नेपट्यून को अंदर से देखना ही चाहते हैं तो इन कुछ बातों को फिर से याद कर लीजिए कि इस पर आप और मैं यानी कि हम कदम तो रख ही नहीं सकते। दूर से देखने पर ये इतना सुंदर दिखाई देता है कि लगता है जैसे बस अपने पास बुला रहा हो दोस्ती करने के लिए। लेकिन यही तो गड़बड़ है, इसके झांसे में हमें नहीं आना है। वो कहते हैं ना कि दिखावे पर मत जाइए, अपनी अकल लगाइए, बस वही करना है। क्योंकि भले ही ये स्पेस में फ्लोट करता हुआ एक ब्लू मार्बल दिखाई दे, लेकिन ये तो खुद में एक तूफान है। इसकी जिस ब्लू सरफेस को टेलीस्कोप से देखकर हम इसे अपना प्यारा दोस्त बनाने का मन बना लेते हैं, वो तो असल में इसके बादल है जो इस प्लैनेट को कवर किए हुए हैं और उनके नीचे एक छलावे की खतरनाक दुनिया मौजूद है। इसलिए हम इसके बहकावे में तो आने से रहे। हाँ, लेकिन अंदर जंप करके क्या क्या दिखेगा, क्या मिलेगा, क्या सहना पड़ेगा, उसे जरा रिकॉल कर लेते हैं। शांत दिखने वाले इस प्लैनेट के अंदर तो शायद खतरों के खिलाड़ी बनकर के भी सरवाइव करना मुश्किल होगा। यहाँ वो सब है जो हमारे सर्वाइवल के अगेंस्ट है। इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फिर भी थोड़ा सपोर्टिव है, जहाँ विंड्स फेवरेबल हो सकती है। इस बर्फीले प्लैनेट पर एक तो भयंकर ठंड लगेगी, इसलिए मैजिकल सूट या मैजिकल पावर जो आपका बचाव कर सके उसकी जरूरत पड़ेगी। साथ में बड़ी सी लाइट रखनी है, क्योंकि यहाँ तो लाइट का जैसे कोई लेना देना ही नहीं है। ऑक्सीजन का बंदोबस्त भी करके चलना होगा और खाना पानी भी रखना होगा, क्योंकि ये कौन सा हमारा दोस्त है जो डाइनिंग टेबल पर हमारा इंतजार कर रहा होगा।
इस पर 80% सब्सटेंसेस तो आइसी मटेरियल्स है, तो फिर डुबकी कहाँ लगाएंगे? और अगर गलती से डार्क स्पॉट में गिर गए तो फिर तो भूल ही जाइए कि कहीं निकल भी पाएंगे। यहाँ से वहां तेजी से भागते हुए तूफानी बादलों से बचना बच्चों का खेल नहीं होगा। नीचे गिरते गिरते टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता जाएगा और फिर कोर तक पहुंचने के सफर में डायमंड के ओले भी सहन करने हैं। इसलिए हमें एक मजबूत हेलमेट भी रखना होगा और फिर कहीं जाकर सॉलिड कोर को देखकर थोड़ी तसल्ली लेना चाहेंगे। इतने में तो इसके आसपास का टेम्परेचर और प्रेशर पीक पर होगा, जो कि हमारे होश उड़ा देगा और हम जल्द से जल्द सुपर फास्ट स्पीड के साथ नेपट्यून से बाहर निकलने के लिए अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए पाए जाएंगे। इससे बाहर आकर और घर लौटकर हम कितने दिन में जाकर रिलैक्स हो पाएंगे, ये तो कहना मुश्किल है। तो अब भोली सूरत और खतरनाक इरादों वाले इस प्लैनेट की सैर का नजारा देखने के बाद तुरंत कुछ भी सोच पाना थोड़ा मुश्किल ही होगा। लेकिन एक्सप्लोरर तो क्विक एक्शन लेते हैं। तो फिर आप भी फटाफट ये बताइए कि सन से इतने दूर बैठे इस आइस जाइंट का क्या कोई खास रोल होगा सोलर सिस्टम में? क्या इसका होना और ना होना बराबर है, या फिर इसकी अपनी इम्पोर्टेंस और वैल्यूज भी है? जी हाँ, यहाँ तक तो आप बिल्कुल सही समझे कि इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यूनिवर्स में और सोलर सिस्टम में कुछ भी बस यूं ही नहीं होता। तो चलिए इसी बात पर इसका पूरा आंसर जानते हैं। तो भले ही नेपट्यून हमसे बहुत दूर है और सोलर सिस्टम में भी लास्ट में जाकर बसा हुआ है, लेकिन इससे इसकी इम्पोर्टेंस कम नहीं हो जाती, बल्कि ये तो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर कभी किसी भी रीजन से नेपट्यून अपने ऑर्बिट से 0.1% भी हिल जाए तो पूरा सोलर सिस्टम हिल जाएगा। इसके इतने से मूवमेंट से इंस्टेबिलिटी आने के चांसेस 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगे। हो सकता है कि इससे मरकरी और वीनस आपस में क्रैश होकर एक दूसरे में मर्ज हो जाए और एक ब्रांड न्यू प्लैनेट बन जाए, और क्या पता अर्थ मार्स में मिल जाए। यानी नेपट्यून की अपनी पोजीशन पर बने रहने में ही पूरे सोलर सिस्टम की भलाई है। तो देखा आपने, इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है, जहां कहीं भी है, वो किसी रीजन से है और उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। फिर चाहे नेपट्यून हो, अर्थ हो, मैं हूं, आप हो, या कुछ भी हो। ये कितनी कमाल की बात है ना, बिल्कुल इस प्लैनेट की जर्नी की तरह, जिस पर फिलहाल लाइफ की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं नजर आ रही। हालांकि ट्राइटन पर थोड़े चांसेस हैं और फर्दर मिशंस के थ्रू इसे एक्सप्लोर किए जाने की तैयारियां भी चल रही है। और फिर अभी तो नेपट्यून को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करना बाकी है। देखते हैं आगे आने वाले मिशंस हमें नेपट्यून के कितना करीब ला सकते हैं। तो तब तक हमें क्या करना चाहिए? वही जो सबसे ज्यादा जरूरी है और हमारे सर्वाइवल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, जो है हमारी अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी को बचाना, उसे प्रोटेक्ट करना। शायद अपनी गलतियां सुधारने का एक मौका भी इसे कहा जा सकता है, ताकि इसकी टीम के बाकी प्लैनेट्स हमसे डरे नहीं, बल्कि हमसे मिलना चाहे और अर्थ की कंडीशन को देखकर उन्हें अपसेट ना होना पड़े। आखिर वो तो आपस में दोस्त ही है ना, नेबर फ्रेंड्स, राइट? इसलिए हमें अपनी अर्थ को बचाना ही होगा। और इसी के साथ सोलर सिस्टम के 60वें प्लैनेट नेपट्यून की एक्साइटिंग जर्नी भी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। और आपके साथ इस सफर की बात ही कुछ और थी। वैसे आपको ये जर्नी कैसी लगी, हमें जरूर से बताइएगा। और अगर सोलर सिस्टम के आगे भी यूनिवर्स को यूं ही लगातार एक्सप्लोर करते रहना चाहते हैं और साथ में ऐसी जबरदस्त डॉक्यूमेंट्रीज के लिए भी क्रेजी हैं, जो दुनिया भर की इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग जानकारियों तक आपकी पहुंच बना दे, तो अभी बिना देर किए infinitystream.tv पर साइन अप कीजिए और नॉलेज और खुद के बीच के गैप को मिटा दीजिए। इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए, अपना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए धन्यवाद।